नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति और उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले जिला विकास परिषद चुनावों के साथ पंचायत उपचुनावों के लिए प्रथम चरण का मतदान जारी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, दूसरी तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद आशा से अधिक उत्साहवर्धक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कहा, चक्रवात निवर से उत्पन्न स्थिति से बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए केंद्रीय दल भेजे जाएंगे। और भारत और ब्रिटेन ने कोविड महामारी और ब्रेक्जिट दौर के बाद आपसी साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा दोहराई। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए आज 3 शहरों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि श्री मोदी अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले अहमदाबाद के पास जायडस बायोटेक पार्क में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के कोविड वैक्सीन बनाने वाले संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां टीका बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गुजरात में अहमदाबाद के चांगोदर इलाके में जायडस के दवा संयंत्र में कोविड वैक्सीन जायकोवी डी तैयार की जा रही है। जायडस फार्मास्यूटिकल्स की वैक्सीन विकास की सुविधा जायडस बायोटेक पार्क कोविड-19 की संभावित वैक्सीन जायकोव डी पर कार्य कर रहे हैं, जो अहमदाबाद के चांगोदर में स्थित है। सूत्रों के अनुसार जायडस कैडिला अगले सप्ताह दूसरे चरण के परिणाम प्रस्तुत कर सकता है, जिससे संभावित वैक्सीन की सुरक्षा, खुराक और प्रभावकता के बारे में पता लग सकता है। इसके द्वारा दिसंबर महीने में ही कोविड-19 की संभावित वैक्सीन के तीसरे चरण की क्लिनिकल परीक्षण के लिए आवेदन किया जा सकता है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले वर्ष मार्च महीने तक टीका तैयार हो जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री की मुलाकात से कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में वैज्ञानिकों के मनोबल को और बल मिलेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद की जीनोम वैली में भारत बायोटेक के परिसर का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के साथ मिलकर कोविड का टीका कोवैक्सीन बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर को हैदराबाद पहुंचेंगे और सीधा भारत बायोटेक की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे। वो वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे। वैक्सीन की तैयारी के बारे में हुई प्रगति के बारे में वो बीबीआईएल संबंधी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे के आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अलग करके हैदराबाद के बीबीआईएल को ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल देश भर में 22 राज्यों में 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों को शामिल करके वैक्सीन की तीसरी चरण परीक्षण चल रहे हैं। इस दौरान वैक्सीन निर्माण के विभिन्न चरणों और अन्य प्रक्रियाओं के बारे में प्रधानमंत्री को बताए जाएंगे। लक्ष्मी, हैदराबाद। हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री का पुणे जाने का कार्यक्रम है, जहां वे सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाए जाने की प्रक्रिया देखेंगे। कार्यक्रम के अनुसार लोहेगांव हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर से सीधे सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। हमारे पुणे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद इसके वितरण और आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। संस्थान में लगभग 1 घंटा रहने के बाद प्रधानमंत्री शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 93.65% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय 4,55,555 रोगियों का उपचार चल रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 87,18,517 हो गई है। कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 93,09,788 हो गई है। कल कोविड से 492 लोगों की मृत्यु हुई।
इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,35,715 हो गई। बिहार में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.09% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 3.44% अधिक है। राज्य में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या लगातार घट रही है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 5,545 रोगी उपचार करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 654 रोगी ठीक हुए, जबकि 698 नए रोगियों का पता चला। सबसे अधिक 180 नए रोगी पटना में मिले। अभी तक राज्य में इस संक्रमण से 2,27,046 रोगी ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड जांच की संख्या बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कल 1,83,557 कोरोना वायरस नमूनों की रिकॉर्ड संख्या में जांच की गई। एक रिपोर्ट। अब तक प्रदेश में 1,88,19,807 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस समय राज्य में कोरोना के 25,639 सक्रिय मामले हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 3,07,814 लोगों को होम आइसोलेशन में कोरोना के इलाज की सुविधा प्राप्त हुई। इस समय 2,281 लोग निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। प्रदेश में ई संजीवनी पोर्टल कोविड-19 रोगियों के इलाज में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,579 लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से परामर्श लिया और अब तक 2,31,742 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की अपील की है। वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं और किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों से शादियों और सार्वजनिक समारोहों में न जाने की अपील की गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश में 8 महीने के बाद 1 दिसंबर से मेडिकल कॉलेजों में कक्षाएं फिर से आरंभ होंगी। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण गतिविधियां मार्च में निलंबित कर दी गई थीं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि छात्रों को कक्षा में उपस्थित होने के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा सत्र में भाग लेने के छात्रों को अभिभावकों की लिखित सहमति भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि हाल में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यों का केंद्रीय दल इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना योद्धा डॉक्टर शुभम उपाध्याय के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। डॉक्टर शुभम उपाध्याय कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए शहीद हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक है, वहां संकट प्रबंधन दल की सलाह के अनुसार वैवाहिक आयोजनों में संख्या संबंधी प्रतिबंध लगाए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्देश भी दिए हैं कि जिन जिलों में प्रकरण कम है, वहां वैवाहिक आयोजनों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाए जाएं। वहीं राज्य में अब मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को कुछ समय के लिए ओपन जेल में रखा जाएगा। कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों को भी अब यही सजा मिलेगी। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर 91.1% हो गई है। हालांकि पॉजिटिविटी दर अभी भी 5.5 तथा मृत्यु दर 1.6% बनी हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से अब तक 1,83,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 14,677 है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या कम होकर 11,109 रह गई है। राज्य में कल 1,442 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 392 चेन्नई से हैं। कल 1,494 रोगी ठीक हुए, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमिलनाडु को अंगदान के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। तमिलनाडु ने लगातार 6ठी बार यह पुरस्कार जीता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजय भास्कर को वर्चुअल समारोह में ये प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा कि अंगदान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अंगदान करने वाले व्यक्ति के परिवार में से किसी एक पात्र व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने पर विचार कर रही है।
वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि लोग एहतियाती उपायों का पालन करें। उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित ना हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है। हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते, इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2025 तक तपेदिक रोग के उन्मूलन में पत्रकारों की सहायता मांगी है। भारतीय जनसंचार संस्थान के छात्रों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी से इसके प्रति लोगों में बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति और उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले जिला विकास परिषद चुनावों के साथ पंचायत उपचुनावों के लिए प्रथम चरण का मतदान जारी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, दूसरी तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद आशा से अधिक उत्साहवर्धक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कहा, चक्रवात निवार से उत्पन्न स्थिति में बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए केंद्रीय दल भेजे जाएंगे। और भारत और ब्रिटेन ने कोविड महामारी और ब्रेक्जिट दौर के बाद आपसी साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा दोहराई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के चुनाव और पंचायतों के उपचुनावों के पहले दौर का मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया। मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा। ये चुनाव 8 चरणों में कराए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन चुनावों के सफल संचालन के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 43 जिला विकास परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पहले चरण का चुनाव आज सुबह 7 बजे आरंभ हुआ, जो दोपहर 2 बजे तक संपन्न होगा। जिला विकास परिषद चुनाव के 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 296 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा आज 94 निर्वाचन क्षेत्रों में सरपंच चुनाव भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 279 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह 368 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 852 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 36 सरपंचों सहित 768 पंचों को पहले ही निर्विरोध चुना जा चुका है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री के शर्मा ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मतदान के दौरान सामाजिक दूरियां बनाए रखने के अलावा फेस मास्क का उपयोग करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में भाग लेने के लिए आगे आएं और अपना बहुमूल्य वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है। इस बारे में फैसला भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने लिया। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत का 2020-21 की दूसरी तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद पहली तिमाही के मुकाबले काफी उत्साहवर्धक रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में 0.6% की विकास दर दर्ज की गई। उपयोगिता क्षेत्र में 4.4% और कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि हुई है। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर सुधार की ओर अग्रसर है। Agriculture has been a persistent bright spot even in Q1 when other sectors did not do well at all. The agriculture had done very well and that continues to be the case, and it's broad-based across food grains, cereals and oil seeds as well. And the Kharif harvest estimates also show the same thing. Rural demand has been doing well as reflected in the tractor sales and similar on fertilizer sales as well. भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान जुलाई से सितंबर की अवधि के दौरान 7.5% की कमी आई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन ऋणात्मक स्तर पर 7% गिर गया था। मंत्रालय ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के 2020-21 की दूसरी तिमाही में 33.14 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया, जबकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में ये 35.84 लाख करोड़ रुपए था।
सरकार ने कहा है कि खरीफ विपणन मौसम में 310 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 18.78% अधिक है। इसमें से 202 लाख टन से अधिक धान की खरीद पंजाब से ही की गई है, जो कि कुल खरीद का 65.24% है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में चक्रवात और भारी बारिश के बाद की स्थिति पर राज्य के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी से बात की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल कहा कि राहत और बचाव कार्यों में सहायता देने के लिए केंद्रीय टीमें तमिलनाडु भेजी जा रही हैं। श्री मोदी ने राज्य में लोगों की मृत्यु होने पर शोक प्रकट किया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं हर घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात निवार से प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की घोषणा की है। कल रात एक बयान में मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने बताया कि चक्रवात में मरने वाले 4 व्यक्तियों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। फसलों के बारे में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नुकसान का जायजा लेने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। भारत और ब्रिटेन ने कोविड तथा ब्रेक्जिट के बाद के समय में आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच कल टेलीफोन पर हुई वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड वैक्सीन के विकास और उत्पादन के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण सहयोग की भी समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि व्यापार, निवेश, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत तथा ब्रिटेन के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच आपसी सहयोग पर विशेष जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और आपदा के प्रभाव से मुक्त आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में सहयोग की भी सराहना की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि कोविड वैश्विक महामारी ने अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की आवश्यकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में माना जाता है कि आपूर्ति श्रृंखला और उसकी संरचना इतनी लचीली होनी चाहिए कि वो वर्तमान महामारी जैसी परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। विदेश सचिव कल भारत जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग 2020 को संबोधित कर रहे थे। विदेश सचिव ने कहा कि ये भारत के लिए वैश्विक श्रृंखला के बीच में विनिर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनने के अवसर है और यही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान घरेलू उत्पादन और खपत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत ने सुधारों के कई कदम उठाए हैं। इसमें श्रम कानूनों को सरल बनाना, कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करना और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं चलाना शामिल है। भारत ने छोटे और मझोले उद्योग क्षेत्र को भी उदार बनाकर प्रोत्साहन दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल नो सू लिक के साथ कल द्विपक्षीय वार्ता की। बातचीत में दोनों रक्षा मंत्रियों ने सुदृढ़ भारत वियतनाम रक्षा सहयोग की फिर से पुष्टि की, जो समग्र रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख स्तंभ है। दोनों देशों ने अभी चल रही विभिन्न परियोजनाओं और आपसी रक्षा सहयोग की भविष्य की नीतियों पर विचार विमर्श किया। दोनों रक्षा मंत्रियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कोविड से उत्पन्न स्थिति के बावजूद उनके सशस्त्र बलों के बीच गतिशील रक्षा सहयोग रहा है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोराव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह ध्यान देने योग्य उल्लेखनीय कदम है। इस महीने की 30 तारीख को भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों के परिषद के 19वें सम्मेलन से पहले उन्होंने बीजिंग में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता अंशुमन मिश्रा से एक विशेष बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य उद्योग और मध्यम तथा लघु उद्योगों को मजबूत बनाना है, जो भारत में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। The Self-Reliant India initiative voiced by Mr. Modi deserves high attention. It aims to strengthen industry, medium and small enterprises,
which are the livelihood of millions of people in India. I am confident that the initiative will have a multiplier effect on the world economy as well as will contribute to the early recovery of the economies of the ASEAN member states in the post-pandemic period. श्री नोराव ने कहा कि भारत के इस संगठन में शामिल होने से सदस्य देशों के बीच पूर्ण सहयोग और विकास के नए अवसर खुल गए हैं। श्री नोराव ने कहा कि संगठन में शामिल होने के बाद से ही भारत का सदस्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध विस्तारित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित है, तब भी भारत संकट को अवसर में बदलने की योजना बना रहा है, जिससे शंघाई संगठन देशों को भी लाभ होगा। बांग्लादेश के जाने-माने अभिनेता और पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में शामिल रहे अली जाकिर का कल ढाका में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। वे पिछले कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे। अली जाकिर बांग्लादेश में थिएटर, टेलीविजन और फिल्मी दुनिया की एक नामचीन हस्ती थे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की डॉग स्क्वाड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में माओवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ने विदेशी नस्ल के कुत्तों का देशी कुत्तों के साथ संकरण कराने के बाद देसी नस्ल की एक विशेष संकर प्रजाति विकसित की है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के भिलाई स्थित केंद्र में बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके 24 श्वानों का पहला डॉग स्क्वाड तैयार किया गया है। इन श्वानों को 8 माह का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। ये न सिर्फ 20 फीट की दूरी से विस्फोटक सूंघ सकते हैं, बल्कि 12 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ भी लेते हैं। इसके अलावा इन्हें पानी में तैरने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। इन श्वानों के नाम भी छत्तीसगढ़ी नामों जैसे बुधारू, बिंदु, गेंदू रखे गए हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इस डॉग स्क्वाड को माओवाद प्रभावित इलाकों के अलावा मैदानी इलाकों में भी तैनात किया जा रहा है। सुरक्षा बल के अधिकारियों को पूरा विश्वास है कि माओवादियों के खिलाफ दुर्गम इलाकों में चलाए जाने वाले अभियानों में ये श्वान काफी मददगार साबित होंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। सिडनी में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 374 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 8 विकेट पर 308 रन की बना सकी। श्रृंखला का दूसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 10 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा और तापमान 21 और 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। तापमान 19 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। लेह में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को बादल घिर सकते हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा और तापमान 4 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं मुजफ्फराबाद में सवेरे आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को बादल घिर सकते हैं। तापमान 5 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में भी बादल छाए रहेंगे। तापमान 17 से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप ताजा घटनाक्रम को जानना चाहते हैं? सही और सटीक समाचार केवल 10 मिनट में। हिंदी और अंग्रेजी में हमारे प्रति घंटा समाचार सुनने के लिए जुड़ें AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड से। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। धन्यवाद विशाल। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत की खबर आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। हरिभूमि की सुर्खी है शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति।
पंजाब केसरी के शब्द हैं कि किसानों को दिल्ली में एंट्री। वहीं अमर उजाला ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को प्रमुखता दी है। सरकार कृषि कानूनों पर भ्रम दूर करने और चर्चा के लिए तैयार। पीछे छूटा इकोनॉमी का सबसे खराब दौर। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था सिर्फ 7.5% की गिरावट की गई दर्ज। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, कृषि सेक्टर ने दिया सबसे ज्यादा संबल। वहीं जनसत्ता लिखता है, दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर दौड़ी अर्थव्यवस्था। बकौल दैनिक भास्कर, कारखानों से राष्ट्र निर्माण मैन्युफैक्चरिंग में 0.6% की ग्रोथ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी उठा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के बाद भी जारी रहेगी एलपीजी सब्सिडी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। भारत में बनेगी रूसी कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज। इसे देते हुए राष्ट्रीय सहारा लिखता है, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF और भारतीय दवा कंपनी हेट्रो के बीच अहम करार। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ की। मुंबई महानगर पालिका BMC की कार्रवाई को अवैध ठहराने संबंधी बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। कोर्ट ने कहा, गलत इरादे से तोड़ा गया कंगना का दफ्तर, मुआवजा मिलेगा। फैसले को अभिनेत्री ने बताया लोकतंत्र की जीत। भारी बस्ते का बोझ ढो रहे स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर राजस्थान पत्रिका में है। पत्र के अनुसार बच्चों को महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल नहीं लाना होगा। नई शिक्षा नीति में सरकार का स्कूलों में बस्ता रहित दिनों को बढ़ावा देने पर जोर। बड़ा बदलाव शीर्षक से पंजाब केसरी ने खबर दी है, अगले साल से मातृभाषा में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर दैनिक भास्कर ने समाचार दिया है, 2021 में कुंभ आयोजन 4 के बजाय 2 माह का होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति और उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले जिला विकास परिषद चुनावों के साथ पंचायत उपचुनावों के लिए प्रथम चरण का मतदान जारी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, दूसरी तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद आशा से अधिक उत्साहवर्धक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कहा, चक्रवात निवर से उत्पन्न स्थिति में बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए केंद्रीय दल भेजे जाएंगे। और भारत और ब्रिटेन ने कोविड महामारी और ब्रेक्जिट दौर के बाद आपसी साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा दोहराई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।